तो आज सत्ता की शुरुआत करते हैं आज के सबसे ट्रेंडिंग सवाल से। कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को पीएफआई जैसा आतंकी संगठन बताया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बजरंग दल और पीएफआई एक समान है? अगर आप सहमत हैं तो विकल्प हाँ है, और अगर आप असहमत हैं तो विकल्प नहीं है। हमारे न्यूज मित्र इस खबर पर सत्ता की कुंजी देखते हुए ट्विटर और यूट्यूब पर इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आगे हम इस पोल के नतीजे भी आपको सत्ता में दिखाएंगे। तो सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसी कुंजी से जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल और तीखी है। इसके मूल में एक ऐसा चुनावी ऐलान है जिस पर संग्राम छिड़ चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक वाणों के साथ में गदाओं के साथ साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस राजनीतिक संग्राम की शुरुआत आज कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस ऐलान से हुई जिसमें पार्टी ने यह वचन दिया कि वो कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल पर पीएफआई की तरह ही प्रतिबंध लगा देगी। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के इस ऐलान को शब्दशः पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ दोनों को एक समान बताते हुए लिखा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही आतंकी संगठन है? क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही देशद्रोही संगठन है? क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही देश तोड़ने वाला संगठन है? कांग्रेस से ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों की भीड़ से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बाण से हमला कर दिया और कहा है कि कांग्रेस को पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से नफरत है। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कर्नाटक के होसपेट की एक चुनावी रैली में यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है। बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के इस ऐलान से कर्नाटक समेत 2024 का एजेंडा कैसे बदल सकता है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसमें बजरंग दल और पीएफआई का तुलनात्मक विश्लेषण भी होगा। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि कांग्रेस के पीएफआई प्लान पर पीएम मोदी ने कैसे बजरंग बाण चला दिया। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन को पीएम मोदी ने ऐसे ही मुद्दा नहीं बना लिया। इसके पीछे गहरी राजनीति है जो कांग्रेस को बैकफुट पर ला सकती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला आज एक बजरंग बाण की तरह है। इसे हम बजरंग बाण इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये वो बयान है जो कर्नाटक में बीजेपी का संकट हर सकता है। बीजेपी के लिए कर्नाटक में सत्ता कायम रखना आसान नहीं है। उसे चुनाव जीतने के लिए एक संजीवनी की जरूरत है। अगर कर्नाटक में धार्मिक पोलराइजेशन हुआ तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। कर्नाटक में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि बजरंग दल पर उनका यह बजरंगी बयान सहानुभूति पैदा कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने आज के बयान में यह संकेत भी दिया कि पहले कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को ताले में रखा और अब हनुमान भक्तों को ताले में रखना चाहती है। यानी इस बयान में श्री राम और उनके भक्त हनुमान धार्मिक नायक हैं और कांग्रेस धर्म की विलेन है। बीजेपी कांग्रेस की नस इस एंगल से दबाना चाहती है। राम मंदिर से जुड़ी भावनाओं को जागृत करने में भी इस बयान की बड़ी भूमिका होगी। इससे भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बजरंग दल पर बैन के ऐलान से मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश जा सकता है। बीजेपी इस एंगल को भी प्रचारित करने में जुट गई है। कांग्रेस को इससे भी नुकसान हो सकता है। अब तक कांग्रेस करप्शन पर फोकस कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का ऐलान करके पूरा नैरेटिव बीजेपी की तरफ खिसका दिया है। हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी उठा भी ले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आज बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाली राजनीति का आरोप भी लगाया। देश का इतिहास
आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध पहले पीएम मोदी ने बजरंग बाण चलाए, इसके बाद अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बजरंग दल पर बैन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की कोशिश में लगी हुई है। गृह मंत्री जी, आज ये हुजूम जो है उसमें एक भगवा गमछा लहराकर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई संदेश नहीं, हम हमेशा लहराते हैं। आज जिस तरह से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को भी ताले में बंद किया था, अब बजरंग के नाम से भी उनको तकलीफ है। मेरा मानना है कर्नाटक की जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के ऐलान को भगवान श्री राम से जोड़ा, तो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर भी कांग्रेस को घेर लिया। यानी एक ही दिन में कांग्रेस पर दो बजरंग बाण चलाए गए। पीएम मोदी तो कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे थे। बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तो इसे मुसलमान घोषणा पत्र का नाम दे दिया। हेमंत बिस्व शर्मा का बयान काफी तीखा और आक्रामक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरा का पूरा मुसलमान घोषणा पत्र है। जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र नहीं देते, लेकिन आज कांग्रेस जिन्ना से भी नीचे चली गई है। यानी इस लड़ाई में मुस्लिम, जिन्ना सारे फैक्टर आ गए हैं। बीजेपी के इस तीखे हमले के बाद भी कांग्रेस बजरंग दल के बारे में अपने ऐलान पर कायम है। वो कह रही है कि जो गड़बड़ करेगा उससे निपटा जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा संगठन है। बयानों की चिंगारियों से भरी 90 सेकंड की रील देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Whatever organizations are there who are spreading the nafrat, who are spreading hatredness, all those organizations will be banned. आज जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, ये लगता है कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उन्होंने बोला गो हत्या विरोधी कानून को खत्म कर दूंगा, मुस्लिम को रिजर्वेशन दूंगा, बजरंग दल को बैन करूंगा। भाई बाकी क्या रह गया? अगर जिन्ना जिंदा होता था, जिन्ना भी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देता था। Not only Bajrang, any radical organization who try to disturb the peace of the society will be handled in iron hand. How does it matter which organization it belongs to? कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तुष्टीकरण का चार्टर है। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? वोट के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। We want to make Karnataka a peaceful, harmonious state. Any organization from any community that tries to spread hatred and disturb the peace of Karnataka, we will take stern action. इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया, ये कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। वैसे तो कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि वो कर्नाटक चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। संभव है कि बजरंग दल पर बैन के ऐलान से यह ध्रुवीकरण और बढ़ जाए। ऐसे में सवाल यह है, क्या सच में बजरंग दल की पीएफआई से तुलना जरूरी थी? क्या बजरंग दल पीएफआई की तरह आतंकी संगठन है? ये समझने के लिए दोनों के इतिहास को अगल बगल रखकर
देखने और दोनों संगठनों के चरित्र को समझने की जरूरत है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को की गई, जबकि पीएफआई 22 नवंबर 2006 में बना। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा चेहरा बना। संतों की धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मुख्य काम था, जबकि देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सिमी में काम कर चुके लोग पीएफआई में शामिल हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कई बार धार्मिक जुलूस में हिंसा के आरोप लगे, लेकिन संगठन के रूप में इस पर कोई बड़ा आरोप नहीं है। पीएफआई पर देश के खिलाफ साजिश और आतंकी संगठनों से साठगांठ के आरोप लगे हैं। बजरंग दल पर देश के किसी हिस्से में बैन नहीं है। पीएफआई पर कई राज्यों ने बैन की मांग की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। बजरंग दल के किसी सहयोगी संगठन पर देश में बैन नहीं है। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया। बजरंग दल पर अब तक देश विरोधी काम का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। एनआईए ने खुलासा किया था कि पीएफआई गजवाए हिंद को स्थापित करने के लिए फंडिंग जुटा रहा था। एनआईए की छापेमारी में कई देश विरोधी दस्तावेज मिले, जिसके बाद पीएफआई पर बैन लगाया गया था। कुल मिलाकर तथ्यों और जांच एजेंसियों के इनपुट के हिसाब से देखेंगे तो बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई बड़ा आधार अब तक नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसका ऐलान कर चुकी है और अपने ऐलान पर वो कायम। बजरंग दल और पीएफआई की तुलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि एनआईए को पटना में पीएफआई के एक ठिकाने पर छापेमारी में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशों के सबूत मिले थे। अलग झंडे और कई तरीके के देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा साहित्य मिला था। इसके अलावा हिजाब विवाद में प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। हिजाब विवाद में कई जगहों पर खतरनाक हिंसा भी हुई थी, जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया था। यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन में पीएफआई पर फंडिंग के आरोप लगे थे। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। कर्नाटक में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में पीएफआई के रोल की जांच की जा रही है, लेकिन बजरंग दल पर सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर इस तरीके के गंभीर आरोप नहीं लगे हैं और देश के किसी हिस्से में अब तक बजरंग दल पर प्रतिबंध की स्थिति भी नहीं आई है। 1984 में बने बजरंग दल का विस्तार 1993 से तेजी से हुआ। सभी राज्यों में बजरंग दल की इकाइयां बनी, लेकिन किसी को इसका कोई प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं दिया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन कहीं उपलब्ध नहीं है, यानी यह संस्था विचारों में दिखती है, कागजों में नहीं। दरअसल बजरंग दल की कहानी की शुरुआत हम आपको बताते हैं। यह कहानी 1984 की है, जब श्री राम जानकी रथ यात्रा के अयोध्या से प्रस्थान के समय तत्कालीन यूपी सरकार ने सुरक्षा देने से उसे मना कर दिया था। उस समय संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने वहां उपस्थित युवाओं को यात्रा की सुरक्षा का दायित्व दिया और यह कहा गया कि श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहे हैं। उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली बजरंग दल के रूप में कार्य करेगी। बजरंग दल का संगठन बनाते समय यह कहा गया था कि यह संगठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है। उस समय केवल स्थानीय युवाओं को ही यह दायित्व दिया गया जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यों में सक्रिय रह सके। 1993 में बजरंग दल का अखिल भारतीय संगठनात्मक स्वरूप तय हुआ। सभी प्रांतों में बजरंग दल की इकाई घोषित हो गई। बीजेपी और वीएचपी के फायरब्रांड नेता विनय कटियार इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज देश भर में बजरंग दल सक्रिय है। बजरंग दल का उद्घोष वाक्य है, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का एक अनुषांगिक संगठन है और वीएचपी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है। यानी बजरंग दल एक तरीके से सीधे तो नहीं कहेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से संघ से जुड़ा है। पहले बजरंग दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था, पर अब राष्ट्रीय संयोजक होता है। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए बजरंग दल की तरफ से युवाओं को शस्त्र की दीक्षा दी जाती है और इसके लिए शिविर भी लगाए जाते हैं। अब इस खबर का नजरिया 9। राजनीति में अपने स्टैंड को बदलने वाले तीव्र मोड़ बार बार आते रहते हैं। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि कर्नाटक में 2013 से 2018 के बीच कांग्रेस की सरकार थी। तब सिद्धरमैया ने एसडीपीआई और पीएफआई के 1600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 176 मामले वापस लेने का आदेश दिया था और अब वही कांग्रेस 2023 के कर्नाटक चुनाव में पीएफआई को कट्टर संस्था मान रही है और कार्रवाई का वादा घोषणा पत्र में लिख कर दे रही है, लेकिन साथ में बजरंग दल का नाम भी चिपका दिया गया है। हो सकता है पीएफआई को लेकर कांग्रेस की आंखें खुल गई हों, क्योंकि केंद्र सरकार भी पूरे देश में इस संगठन को बैन कर चुकी है।
लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस का स्टैंड सबूतों की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा और इसके क्या नतीजे होंगे, ये चेक करना होगा। वैसे नजर तो इस बात पर भी रखनी होगी कि बजरंग दल और पीएफआई पर कार्रवाई वाला ये पॉइंट कांग्रेस के भविष्य के घोषणा पत्रों में भी कॉपी पेस्ट होता है या नहीं।